नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर उषा व्यास, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति मौर्य काल में कैसी थी, उसके पश्चात गुप्त काल में, फिर गुप्त काल के बाद वाला जो गुप्तोत्तर काल है उसमें, और उसके पश्चात जो राजपूत काल है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मौर्य काल तक आते आते महिलाओं की स्थिति का पतन प्रारंभ हो चुका था। अशोक के अभिलेखों में महिलाओं में प्रचलित अंधविश्वासों का उल्लेख है। बीमारी, विवाह, पुत्र जन्म, यात्रा आदि के अवसरों पर अनेक प्रकार के मंगल मनाती थी। वस्तुतः वे इस समय तक केवल संतान उत्पत्ति का साधन समझी जाती थी। प्रायः वे घरों में रहती थी। कौटिल्य का कथन है कि यह संकट के अतिरिक्त यदि कभी कोई स्त्री अपने पति के घर से बाहर जाए तो उस पर 6 पण जुर्माना होना चाहिए, और यदि वह पति की आज्ञा के बिना घर से बाहर जाए तो 12 पण जुर्माना होना चाहिए। अशोक की स्त्रियां भी अवरोधन में रहती थी, यानी पर्दे में रहती थी। डॉक्टर भंडारकर का मानना है कि मौर्य काल में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। कौटिल्य ने स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा भी वर्जित बताई। मैगस्थनीज लिखता है कि ब्राह्मण दार्शनिक ज्ञान को स्त्रियों को नहीं बताते। उन्हें भय रहता है कि कहीं वे दुष्चरित्र न हो जाएं, रहस्यों को न खोल दें, अथवा उत्तम दार्शनिक हो जाने पर वे पुरुषों को छोड़ न दें। परंतु उन्हें विधवा विवाह, संबंध विच्छेद, पारिवारिक संपत्ति के दाय तथा विवाह के अवसर पर प्राप्त दहेज और उपहारों के अधिकार प्राप्त थे। इसीलिए अभी तक उनकी स्थिति बहुत अधिक बिगड़ने नहीं पाई थी। कौटिल्य की व्यवस्था के अंतर्गत स्त्री अपने पति के अत्याचारों के विरुद्ध न्यायालय में भी शरण ले सकती थी। स्त्री हत्या का अपराध ब्रह्म हत्या की भांति ही भयंकर माना जाता था। मैगस्थनीज के वर्णन से तत्कालीन भारत का नैतिक स्तर ऊंचा प्रतीत होता है। तत्कालीन नारी समाज का कुछ वर्ग निश्चित रूप से उन्नत भी रहा होगा। पुरुषों की भांति वे भी सार्वजनिक हित के लिए दान इत्यादि करती थी। अशोक के अभिलेखों में राज महिलाओं के दानों का उल्लेख है। इतना ही नहीं, कुछ स्त्रियां तो सैनिक शिक्षा भी प्राप्त करती थी। महिला अंगरक्षिकाएं चंद्रगुप्त की रक्षा करती थी। मैगस्थनीज लिखता है कि कुछ स्त्रियां रथों पर, कुछ अश्वों पर और कुछ हाथियों पर चढ़ती थी और प्रत्येक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी आक्रमण के लिए जा रही हों, परंतु इनमें से अधिकांश स्त्रियां विदेशी होती थी। निसंदेह मौर्य काल में भी कुछ महिलाएं वैदिक काल के समान शिक्षा प्राप्त करती थी और धार्मिक व सामाजिक उत्सवों और अनुष्ठानों में भाग लेती थी। उन्हें गुप्तचर व सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में शासकीय सेवा में रखा जाता था, परंतु वे स्वतंत्र नहीं थी। उन पर कई प्रकार के अंकुश लगे हुए थे। सामान्यतः समाज में स्त्री पुरुष का मिलन उचित नहीं माना जाता था। लोग साधारणतः एक विवाह में विश्वास करते थे, परंतु धनी व शाही परिवारों में बहुविवाह की प्रथा थी। पर्दा प्रथा गौण थी। सती प्रथा का प्रचलन देश के उत्तर पश्चिमी भागों में था, किंतु अभी तक यह सर्वमान्य नहीं थी। इस युग में वेश्याओं का भी उल्लेख मिलता है। उन्हें गणिका अथवा सयाजीवा कहा जाता था। राज्य वेश्यावृत्ति में संलग्न महिलाओं से कर वसूल करता था। अपने एकत्रित धन का बड़ा भाग राजकोष में जमा करके ऐसी महिलाएं इस धंधे से मुक्ति भी प्राप्त कर सकती थी। सम्राट अशोक के काल में बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित करने के पश्चात कुछ महिलाओं ने इसके प्रचार एवं प्रसार में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया और भिक्षुणी जीवन व्यतीत करना शुरू किया। इस काल की उल्लेखनीय महिलाओं में अशोक की पत्नी श्रीदेवी, पुत्री संघमित्रा
और यशोमती जो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य की पत्नी थी, उल्लेखनीय महिलाएं हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब हम देखते हैं कि गुप्त काल में जो है महिलाओं की किस तरह से स्थिति थी। गुप्तकालीन साहित्य व कला में नारी का आदर्श में चित्रण किया गया है, परंतु व्यवहारिक रूप में उनकी स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक दयनीय हो गई थी। साहित्य में नारी की मर्यादा और सम्मान का वर्णन है। गुप्त युग प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि इस काल में देश में सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकास हुआ, परंतु महिलाओं की स्थिति पूर्व काल के समान ही रही। बल्कि इस समय तक यह विचार उभरने लगा था कि माता पिता को अपनी कन्या का विवाह 12 वर्ष की आयु तक कर देना चाहिए, परंतु स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी और वे युवा होने पर विवाह करती थी। साथ ही सब प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक उत्सवों में भाग ले सकती थी। रघुवंश में, कालिदास कृत रघुवंश में अज ने अपनी पत्नी को सखी, सचिव तथा प्रिय शिष्या कहा है। स्वप्न वासव दत्ता में उदयन जो है वासव दत्ता को प्रिय शिष्य कहता है। पत्नी पुरुष की सहधर्मिणी मानी जाती थी। स्त्रियों की सामाजिक मर्यादा को लेकर इस काल में कुछ ऐसी बातें विकसित हुई जो बाद की शताब्दियों में उसकी विशेषता बन गई। इनमें है अल्पायु में विवाह, सती प्रथा आदि प्रथाएं इसी काल में सामने आई। जन्म से मृत्यु तक वह पुरुष के नियंत्रण में रखने के लिए निर्देशित की गई। यद्यपि ये बंधन स्त्री की पवित्रता और सुरक्षा के लिए ही थे। हर्षचरित में माण ने लिखा है कि कन्या किसी अनागत वर से नेय और उसकी धरोहर है, अतः पिता के लिए कन्या एक समस्या थी और पुत्र के आगमन का स्वागत होने लगा। धार्मिक, आर्थिक और वैयक्तिक सभी स्थितियों में स्त्रियों पर प्रतिबंध लगाए जाने लगे। उन्हें ऐसी संपत्ति कहा गया जो किसी को भी दी जा सकती थी या गिरवी रखी जा सकती थी। उनकी निरंतर अधीनता पर विशेष बल दिया गया। निजी संपत्ति के विचारों पर आधारित पितृ प्रधान वर्ग विभाजित समाज में स्वाभाविक था कि स्त्री को पुरुष के अधीन रखा जाए। उच्च वर्ग की स्त्रियों को थोड़ी शिक्षा दी जाती थी, जिसका उद्देश्य केवल इतना ही था कि वे बुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालाप कर सकें। केवल उच्च वर्ग में ही स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। महिला दार्शनिकों और विदुषियों के भी कुछ दृष्टांत मिलते हैं। विविध कलाओं में निपुण स्त्रियों की भी चर्चा है। साहित्य में इसके संकेत मिलते हैं। राजशेखर कृत काव्य मीमांसा के अनुसार स्त्रियां भी कवयित्री होती थी। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसूया को इतिहास का ज्ञाता कहा है। भवभूति के मालती माधव नाटक में माधवी चित्र अंकित करने तथा संस्कृत समझने योग्य दर्शाई गई है। अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याया, आचार्य शब्द आए हैं, परंतु अल्पायु में विवाह की प्रथा के विकास के कारण स्त्री शिक्षा को बहुत धक्का पहुंचा और बाल विवाह के कारण समुचित रूप से विद्याभ्यास का अवसर कन्याओं से छिन गया। अतः गुप्त काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में ह्रास हुआ। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त काल में पर्दे की प्रथा का अधिक विकास नहीं हुआ था। फाहियान व वेन्सांग जैसे चीनी लेखकों ने अपने वृत्तांत में स्त्री के पर्दे का कहीं उल्लेख नहीं किया, परंतु साहित्य से उच्च वर्ग की स्त्रियों में पर्दे की प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है कि जब शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार में गई तो उसने अपने मुख को अवगुंठन से ढक लिया। बाणभट्ट ने हर्षचरित में राजश्री को अवगुंठन मुखी कहा है, जिसका अर्थ है मुख पर लाल रेशम का पर्दा डाले हुए। दक्षिणी प्रांतों में विदेशी आक्रमणों का प्रभाव नहीं होने के कारण पर्दा प्रथा नहीं थी, अतः अजंता व एलोरा के चित्रों व मूर्तियों में कहीं भी स्त्रियों को पर्दे में नहीं दिखाया गया है।
सती प्रथा के संबंध में भी गुप्त काल में अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं। सती प्रथा का महत्वपूर्ण साक्ष्य 510 ईस्वी का एरन अभिलेख है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का वर्णन है। यह शिलालेख एक स्मारक के रूप में स्थापित किया गया था। उत्तरी भारत की कुछ सैनिक जातियों में बड़े पैमाने पर विधवाओं के जल कर मर जाने की प्रथा थी। जब सैनिक पति युद्ध करते हुए मारे जाते थे, तब अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्त्रियां सती हो जाती थी। बाद में यह प्रथा मध्य भारत, पूर्वी भारत और नेपाल के उच्च वर्गों तक पहुंची। हर्षवर्धन की माता यशोमती अपने पति की मृत्यु की संभावना मात्र के आधार पर ही सती हो गई। हर्ष की विधवा बहन राजश्री को उसने सती होने से बचाया था। इसके विपरीत किसी गुप्त रानी के सती होने का प्रमाण नहीं मिलता है। दूसरी ओर चंद्रगुप्त द्वितीय की विधवा पुत्री प्रभावती गुप्ता ने लंबे समय तक अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासनभार संभाला। यद्यपि जनसाधारण में सती होने का प्रचलन नहीं था, परंतु विधवाओं की स्थिति बहुत शोचनीय थी। उच्च वर्ग की विधवाओं का और ब्राह्मण वर्ग की विधवाओं का जीवन कष्टपूर्ण था। उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करने होते थे और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। बृहस्पति के अनुसार पति मरने पर जो पतिव्रता साध्वी निष्ठा का पालन करती है, वह सब पापों को छोड़कर पति लोक को प्राप्त होती है। नित व्रत उपवास में निरत, ब्रह्मचर्य में व्यवस्थित, दम और दान में रत सती अपुत्रवती होते हुए भी स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है। गुप्तकालीन अनेक स्मृतियों से विधवा के लिए ब्रह्मचर्य, व्रत, नियम आदि का विधान है। गणिकाएं नागरिक जीवन का सामान्य अंग थी। उनको न तो भावुकतापूर्ण दृष्टि से देखा जाता था और न ही उपेक्षा की दृष्टि से। कामसूत्र में गणिका को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के वर्णन से स्पष्ट है कि इस व्यवसाय की बहुत मांग थी। कालिदास ने विदिशा की गणिकाओं के साथ साहसी नवयुवकों की क्रीड़ाओं का उल्लेख किया है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में उत्सवों पर बड़ी संख्या में वेश्याओं के सड़कों पर आने का उल्लेख है। देवदासियों का भी एक वर्ग था जो मंदिरों के साथ संबद्ध था। देवताओं के साथ इनका संबंध माना गया और इन्हें मंदिरों में रखा जाने लगा। जो सुंदरियां देव मंदिर में नियुक्त की जाती थी, उनका काम था आराध्य देव के सम्मुख नृत्य और गान करना तथा संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करना। मेघदूत तथा पुराणों में देवदासियों का उल्लेख है। कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी के महाकाल मंदिर में अनेक देवदासियों के नृत्य गान का उल्लेख किया है। स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों के विषय में याज्ञवल्क्य में निरूपित मान्यताएं महत्वपूर्ण हैं। पत्नी को भी पति के संपत्ति का अधिकारी माना है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का सर्वप्रथम अधिकार होता था, उसके पश्चात उसकी कन्याओं का। बृहस्पति और नारद ने भी कहा है कि कन्या भी पुत्र के समान संतान है, अतः पुत्र के अभाव में उसका संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए। स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकार की चर्चा हम एक अलग अध्याय में करेंगे। अब हम देखते हैं कि गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की क्या स्थिति रह गई थी। स्त्रियों की स्थिति में पहले की तुलना में बहुत गिरावट आ गई थी और स्त्रियों की गिरती हुई स्थिति के कई कारण थे। विवाह की उम्र बहुत कम हो गई थी। इस काल के स्मृति और निबंध ग्रंथों के अनुसार अब स्त्रियों का विवाह 8 से 10 वर्ष की आयु तक हो जाना चाहिए था। आदर्श विवाह 8 वर्ष का माना जाता था। 8 वर्ष की लड़की को गौरी कहा गया, 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहा जाता था। अधिक से अधिक कन्यावस्था में लड़की का विवाह हो जाना चाहिए। बाल विवाह का स्त्रियों की शिक्षा पर भी असर पड़ा, जैसा कि कामसूत्र और मध्यकालीन साहित्य से प्रकट होता है। राजघराने, उच्च अधिकारियों और समृद्ध वैश्य परिवारों की स्त्रियां ही शिक्षित होती थी।
कुछ ब्राह्मण वर्ग की लड़कियां भी शिक्षित एवं विदुषी दिखाई देती हैं, किंतु साधारणतया स्त्रियां अशिक्षित होती थी। नारद स्मृति के टीकाकार असहाय ने लिखा है कि स्त्रियों की संरक्षकता इसलिए आवश्यक है कि शास्त्र अध्ययन के अभाव में उनमें बुद्धि विकसित नहीं होती है। यद्यपि सती प्रथा के कुछ उदाहरण पूर्व काल में भी मिलते हैं, किंतु 9वीं शताब्दी में सती प्रथा अधिक प्रचलित हो गई थी। इस प्रथा के बढ़ने के कई कारण थे, जैसे वैराग्य तथा कठोर संयम संबंधी विचारधारा का समाज पर बढ़ता हुआ प्रभाव, पुनर्विवाह का निषेध, विधवाओं के संपत्ति विषयक अधिकार को विलंब से तथा हिचकिचाहट के साथ मान्यता देना, विधवाओं के इस संपत्तिगत अधिकार पर कई तरह के प्रतिबंधों ने विधवाओं की दशा को शोचनीय बना दिया और पति के साथ सती होने में ही उसे जीवन के इन कष्टों से मुक्ति दिखाई देती थी। अंगिरा, हारीत आदि पूर्व मध्यकालीन स्मृतियों तथा अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि निबंधकारों ने सती प्रथा की प्रशंसा की है। अब हम देखते हैं कि राजपूत काल में जो है वो किस तरह से, हर्ष के काल में हमने देखा कि पुनर्विवाह और ये सब चीज़ें, मतलब स्त्रियों की स्थिति में कुल मिला के गिरावट आ गई थी। अब हम देखते हैं कि जो राजपूत काल है उसमें स्त्रियों की क्या स्थिति थी। राजपूत प्रभुत्व काल का सबसे बड़ा दोष था स्त्रियों की हीन अवस्था, बाल विवाह, बहु विवाह, अनमेल विवाह, रखेल, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, स्त्री शिक्षा का अभाव, कन्यावध की परंपरा, विधवाओं की दुर्दशा, इन सभी सामाजिक बुराइयों ने स्त्रियों का सामाजिक जीवन बहुत दयनीय बना दिया था। समाज का जो अंग शक्ति का प्रतीक माना जाता था वह अब भोग विलास की वस्तु मात्र बनकर रह गया। ऐसी स्थिति में अच्छे परिणामों की आशा रखना निरर्थक था और इसका एक बहुत दुखद परिणाम राजपूत राज्यों की पराजय के रूप में निकला। अब हम कुछ जानकारी संगम काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी उसके बारे में करते हैं। संगम जो है, दक्षिण भारत में संगम का युग प्रचलित था। तो ये मुख्यतः तमिल समाज के बारे में है और तमिल समाज की स्थिति कैसी थी, समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इस बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। संगम काल के कवियों की जो रचनाओं में साक्ष्य मिलते हैं उनमें अनेक विरोधाभास हैं। एक पक्ष के अनुसार प्रारंभिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी और घर की आंतरिक व्यवस्था में वो काफ़ी स्वतंत्र थी। दूसरे पक्ष के अनुसार स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में निम्न समझा जाता था। उन्हें न तो संपत्ति का अधिकार था और न उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार ही किया जाता था। फिर भी उन्हें एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। सामाजिक और धार्मिक समारोहों में वो पुरुषों के साथ नृत्य करती थी, खेतों में काम करती थी, व्यापार में भी पुरुषों को सहयोग देती थी, लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। विशेषकर संगीत एवं नृत्य की कई महिलाएं काव्य सृजन भी करती थी। अवियार उस युग की एक विख्यात विदुषी महिला थी। वह एक श्रेष्ठ कवयित्री थी। संगमकालीन समाज में भी गणिकाओं एवं नर्तकियों का उल्लेख मिलता है। इस तरह से दक्षिण भारत में भी महिलाओं की जो स्थिति है वह ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब हम अगले अध्याय में महिलाओं के संपत्ति संबंधी और अन्य अधिकारों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।